जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार बीपी स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जनरल साइंस की सीरीज चल रही है, तो चलिए अगला सेट देखते हैं। ये 25 प्रश्नों का सेट होगा, टोटल 25 प्रश्नों का, जिसको हम अच्छे से पूरी व्याख्या के साथ डिस्कशन करेंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि क्वाइल क्वाइल क्या होता है। देखिए, ये तो सबसे पहले कोई भी एक क्वाइल हो गया, ठीक, या आप इसको एक सोलेनॉइड खींच लें ऐसे, ठीक, और इसके ऊपर अगर तार लपेट लें, ठीक, तो ये भी क्वाइल हो गया, ठीक। तो क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। बिल्कुल सही बात है, क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे फिगर में देखिए, ये दो चुंबकीय क्षेत्र है, एन और एस, ठीक, एन और एस। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और इसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये कॉइल है, ठीक, ये कॉइल है। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में किसी कंडक्टर को रखा जाता है और उस पर बल लगाकर ये मूव कराया जाता है, ऐसे रोटेशन कराया जाता है किसी भी एक्सिस में। तो यहाँ पे विद्युत धारा उत्पादन हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का उत्पादन हो जाता है। तो कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। बिल्कुल सही बात है, यही उत्तर सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण इस विद्युत स्थितिक बल नहीं, विद्युत धारा का उत्पादन होता है। करंट देखिए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का उत्पादन होता है, एसी करंट, ठीक। और कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थैतिक धारा के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। स्थैतिक क्षेत्र नहीं होता है। प्रेरण और चुंबकीय, प्रेरण मोटर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र होगा और एक कॉइल होगी, तभी विद्युत धारा का उत्पादन होगा। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है, तो इसकी धारिता क्या होगी? तो देखिए, धारिता पूछ रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा, Q बराबर C इंटू वी, या इसी को कहते हैं V बराबर Q बाई सी, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं C बराबर Q बाई वी। तो देखिए, ये V भी निकल सकता है, C भी निकल सकता है और Q भी निकल सकता है। तो यहाँ तीन फॉर्मूला आप देखे हैं। देखिए, अब सवाल में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ, सोल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ। तो दिया है 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है, 10 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है, 10 वोल्ट। फिर कह रहा है 1 कूलम स्टोर करता है, तो क्यू दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम, चार्ज कितना दिया हुआ 1 कूलम, और धारिता पूछ रहा है, तो धारिता यानी फैरेड, धारिता P बराबर हो गया Q बाई भी। Q का मान कितना दिया हुआ 1 कूलम, और V का मान 10 वोल्ट, भाग दे दीजिए 0.1 फैरेड। देखिए कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 0.1 फैरेड। तो उत्तर हो गया आपका सी। यहाँ पे Q बराबर C इंटू भी बराबर Q बाई सी, और C बराबर Q बाई भी। इनमें से कोई भी एक राशि को अननोन करके एक को दो का मान देकर एक का अननोन करके सवाल पूछा जा सकता है। तो ये फार्मूला याद रखिए। देखिए, ये प्रश्न आरआरबी जेईई में 2014 में पूछा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? यानी सुचालक, कंडक्टर, सुचालक। तो ऑप्शन देखते हैं, चांदी, मैग्नीशियम, तांबा, लेड। देखिए, चांदी कंडक्टर तो होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर, सुपर कंडक्टर तो नहीं कह सकते, एक अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन चांदी महंगा होने के कारण इसका उपयोग विद्युत तार बनाने में नहीं किया जाता है। तो विद्युत तार बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तांबे का। तो तांबे का उपयोग किया जाता है, तो तांबा यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। कॉपर और मैग्नीशियम और लेड विद्युत तार बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए,
दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, तो ये सवाल कह रहा है कि अगर दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, और एक ही डायरेक्शन में ये करंट इधर ही फ्लो हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी करंट इधर ही फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों के बीच, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच जब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी, जब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी, तो अट्रैक्शन बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अट्रैक्शन बल, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी आकर्षण बल, इसे कहते हैं आकर्षण बल, आकर्षण बल। ठीक, तो एक ही डायरेक्शन में जाने पर आकर्षण बल लगता है दोनों के बीच में, और जब यही कंडक्टर एक करंट इधर की ओर ले जा रहा है और दूसरा इधर की तरफ ले जा रहा है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्सन फोर्स। तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। ठीक, तो सवाल कह रहा है कि दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और चालकों में प्रतिध्वनि होगी, नहीं, आंसर गलत, ऑप्शन गलत है। चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को कब प्रतिकर्षित करते हैं? जब इनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। एक अगर इधर से चल रहा है और दूसरा अगर इधर से चले, अपोजिट हो, तब ये कंडीशन आएगी, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। बिल्कुल गलत बात है, तो ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक, देखिए यहाँ फिगर में भी स्पष्ट दिखाया गया है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में होंगे, देखिए इसमें भी करंट आई डायरेक्शन में ही है और इसमें भी करंट दूसरे वाले में भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक, अट्रैक्शन फोर्स। और जब अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर है एक इधर है, तो रिपल्सन फोर्स लग रहा है। चलिए देखिए, ये प्रश्न ILP 2018 में पूछा गया था, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? तो विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए विद्युत, तो करंट का इफेक्ट, विद्युत धारा का इफेक्ट किस, कौन कौन सा इफेक्ट होता है? तो विद्युत धारा का देखिए चुंबकीय प्रभाव भी इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव है। विद्युत धारा का उपयोग करके चुंबकीय मैग्नेट बनाए जाते हैं, उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ये भी है। रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट, तो केमिकल इफेक्ट भी है। तो इसमें कौन सा नहीं है? संकुचन प्रभाव। तो संकुचन प्रभाव जो होता है वो विद्युत धारा से संबंधित नहीं होता है। तो यहाँ 3 हो गए हैं, एक और देख लेते हैं। प्रकाशीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव भी विद्युत, देखिए विद्युत धारा से हम लोग विद्युत बल्ब वगैरह जलाते हैं, तो ये प्रकाशीय प्रभाव हो गया। लाइट इफेक्ट, लाइट इफेक्ट, तो विद्युत धारा की ये चारों प्रभाव हो गए, ये दोनों और एक ये और ये। बाकी संकुचन प्रभाव, विद्युत धारा से कोई संबंध नहीं है संकुचन प्रभाव का। आइए अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, कार्य कार्य पूछ रहा है, यानी वर्क, वर्क, कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य का मात्रक जूल। देखिए अगर आपको कार्य का केवल जूल, कार्य का अगर मात्रक पता होता तो आसानी से इसमें आंसर लग गया होता, क्योंकि देखिए ये एम्पियर है, ये करंट गुलाम है, ये वोल्ट है, जूल, यहाँ जूल दिया हुआ है 50, यानी कार्य का मात्रक तो जूल होता है, कार्य का मात्रक, वर्क। तो यहाँ पे आराम से आप बता सकते हैं कि केवल मात्रक देख के ही आप सवाल को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल मात्रक देख के ही सवाल को बता सकते थे, लेकिन कोई नहीं, हम इसको सॉल्व भी करेंगे। देखिए कह रहा है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य है। तो कार्य W बराबर पूछ रहा है। तो देखिए, तो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ, ध्यान से देखते हैं। प्रश्न में दिया है V 10 वोल्ट, ठीक। दूसरा दिया हुआ है Q 5 कूलाम, और पूछ रहा है कार्य W, ठीक। तो आपको मालूम है कि V बराबर होता है W/Q, V बराबर होता है W/Q। V जहाँ पे वोल्टेज होता है,
या इसी को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर। और W वहाँ पे वर्क है या कार्य, ठीक। और Q जो है वो आवेश है, आवेश यानी चार्ज, जो प्रश्न में दिया हुआ है, जो प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए 5 कूलाम चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले से भी V बराबर W/Q, आप इसी को लिख सकते हैं W बराबर V इंटू क्यू। आगे देखते हैं, V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट और Q का मान दिया हुआ है 5, तो हो गया आपका 50। वर्क है तो जूल, तो देखिए कार्य की इकाई जूल होती है। अगर केवल आपको मात्रक भी पता होता तो भी ये सवाल बन जाता। आपका आंसर हो गया क्या? सी, आंसर हो गया सी। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश चार्ज बताना है। क्या बताना है? क्यू पूछ रहा है, चार्ज, ठीक। और समय क्या 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 दिया हुआ सवाल में, तो सबसे पहले से सवाल से निकालते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। टी इक्वल टू 3 मिनट, 3 मिनट यह समय दिया हुआ है। टी इक्वल टू 3 मिनट, या इसी को लिख सकते हैं 3 गुणे 60, 180 सेकेंड, ठीक। अगला देखते हैं, आई दिया हुआ करंट 0.8 एम्पियर, ठीक। अब पूछ रहा है कि आवेश बताइए, चार्ज। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। आप इसी को तरह तरीके से लिख सकते हैं जी, T इक्वल टू Q/I भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक। आप इसी को लिख सकते हैं I इक्वल टू Q/T, ठीक। एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। अब कभी भी आपसे Q, T और I में रिलेशन पूछे तो ये तीनों रिलेशन है। तो देखिए अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, चार्ज Q, तो Q बराबर I इंटू टी, तो Q बराबर I इंटू टी, आई का मान 0.8 और T का मान 180। आगे देखते हैं, 18 बट्टे 144, तो 144 हो गया आपका सीधे सीधे 144 सी गुलाम। कितना चार्ज हो गया? 144 गुलाम। ऑप्शन देखते हैं, देखिए यहाँ पे कितने, 1.44, यहाँ गुणा करना था सिंपल सा 0.8 में 180 का, तो 180 का गुणा करने पर 0.8 में 144 गुलाम, यानी बी आंसर सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। कह रहा है कि करंट आई का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक। और धारा 5 मिनट की एक धारा 10 मिनट में, समय टी इक्वल टू दिया है 10 मिनट, तो 10 मिनट बराबर 10 गुणे 60 यानी 60 यानी 600 सेकंड हो गया, ठीक। आगे दिया हुआ है, फिलामेंट द्वारा ली जाती है, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। देखिए यहाँ भी हम लोग को क्या ज्ञात करना है, आवेश यानी Q यानी चार्ज ज्ञात करना है। तो अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि Q बराबर होता है I इंटू टी। इसी को आप कैसे कैसे भी लिख सकते हैं, देखिए T इक्वल टू Q/I ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ Q बराबर I इंटू टी, आई का मान 5 एम्पियर और T का मान 600 सेकेंड, 6 पच्चे 30 और 2 जीरो, तो आपका हो गया 300 गुलाम। आपका उत्तर सही हो जाएगा ए, 300 गुलाम। सही आंसर ए। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। 10 वोल्ट के, भी का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट, दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को, अब मान लीजिए कि कोई दो बिंदु है, या ये यहाँ से यहाँ तक 4 कूलाम का चार्ज स्थानांतरित करना है, यहाँ से यहाँ तक भेजना है,
और वोल्टेज है 10 और Q का मान दे दिया आपका, Q का मान दे दिया 4 कूलाम। ठीक, अब पूछ रहा है कि स्थान में कितना काम करना पड़ेगा, कितना काम, वर्क पूछ रहा है, वर्क, वर्क काम। तो काम का मात्रा क्या होता है, जूल। तो सारे ऑप्शन तो जूल में है, कोई नहीं, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। डब्लू बाई क्यू आपको पहले ही बताया है, V यहाँ वोल्टेज है, वोल्टेज, और W जो होता है वर्क होता है, वर्क, और Q जो होता है चार्ज होता है, चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ से हमको W निकालना है, तो अगर हमको यहाँ से W निकालना है इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से W निकालना है, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट और Q का मान दिया हुआ है 4, तो 10 चौका 40 जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 40 जूल। 8 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया गया। फिर यहाँ पूछ रहा है काम, वर्क, वर्क पूछ रहा है। तो आपको पहले भी पता है कि कार्य का क्या मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल। ठीक, तो देखिए जूल, सब में जूल ही है, कोई नहीं, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए भी का मान दिया हुआ है 11 वोल्ट, क्यू का मान दिया हुआ है 4 कूलाम। ठीक, और डब्लू पूछ रहा है, तो आपको पता है कि V बराबर डब्लू बाई क्यू। तो यहाँ से W बराबर V 11 वोल्ट और गुणे 4, Q का मान 4, तो 11 चौका 44, 44 जूल। देखिए ऑप्शन सी में है 44 जूल, तो आंसर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर कहता है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर C 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ भी कार्य पूछ रहा है, वर्क। चलिए ऑप्शन ध्यान से देखिए, कार्य, कार्य का मात्रक जूल, तो जूल किस किस ऑप्शन में है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए कोई भी कार्य, आपको भी पता है कि कोई भी कार्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ, माइनस साइन, तो ये प्रश्न ये हो नहीं सकता है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ आंसर आपका डी एकदम, अगर एलिमिनेट करके आंसर देना चाहें तो एकदम आसानी से ये प्रश्न का आंसर मिल गया, आंसर डी। लेकिन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में कह रहा है V बराबर डब्लू बाई क्यू, और W बराबर V इंटू क्यू। V का मान 10 और C 3, 10 3 30 जूल। देखिए यहाँ भी मिल गया। विभवांतर यानी V का मान दिया हुआ है 40 वोल्ट और 0.5 कूलाम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य W, तो W बराबर होता है V इंटू क्यू। ठीक, और इसी को लिखते हैं हम V बराबर W बाई क्यू। ठीक, यहाँ से 3 फॉर्मूले निकलते हैं, एक V बराबर W बाई क्यू और दूसरा W बराबर V इंटू क्यू और तीसरा Q बराबर W बाई V। ठीक है, तो V बराबर 40 वोल्ट हो गया, Q का मान दिया हुआ है 0.5 कूलाम और पूछ रहा है W, तो W बराबर 40 गुणे 0.5, 5 चौका 20 और एक जीरो, एक दशमलव, यानी ये हो गया आपका 20 जूल। 20 जूल, 20 जूल कहाँ है, 20 जूल, ये आंसर हो जाएगा आपका सही, आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी छांट सकते थे। देखिए कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और यहाँ एम्पियर दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। यहाँ ओम दिया हुआ है, ओम का ओम प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और यहाँ ओम मीटर दिया हुआ है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, प्रतिरोधकता,
अब प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते हैं। R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। यहाँ पे R जो होता है वो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, और L लंबाई है, और A एरिया है, और जो ये रो आप देख रहे हैं ये रो है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक, और यहाँ ऑप्शन से हम छाट रहे थे, तो देखिए यहाँ 20 ओम हो गया, 20 एम्पियर गलत, ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक तो गलत, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ये भी गलत। यहाँ एक ही आंसर में है जिसमें जूल कार्य का मात्रक दिया हुआ है जूल, तो यही आंसर सही हो जाता। चलिए सॉल्व करके भी हमने देख लिया, ऑप्शन से भी देख लिया एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.7 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करिए। देखिए कह रहा है कि विद्युत आवेश मतलब कोई एक बल्ब है, उसके एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में, तो समय क्या हो गया, टाइम 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर होता है, या इसी को आप कह सकते हैं 60 सेकंड। ठीक, कितनी धारा ली जाती है, तो करंट आई का मान दिया हुआ है 0.75 एम्पियर। ठीक, अब कह रहा है कि धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा यानी क्यू पूछ रहा है आपसे, तो क्यू आप देखिए फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी, या इसी को आप लिख सकते हैं क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक, या इसी को आप और भी लिख सकते हैं टी बराबर क्यू बाई आई। देखिए यहाँ 3 फॉर्मूले हो गए, ये तीनों सवाल, तीनों फॉर्मूले पे सवाल पूछे जाते हैं, एकदम आराम से याद रखिए इनको। तो हमको यहाँ पे टी और आई दिया हुआ है, टी और आई दिया हुआ है, तो हमको यहाँ क्यू निकालना है, क्यू पूछ रहा है, तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, तो क्यू बराबर आई इंटू टी, आई का मान 0.75 गुणे 60 गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 0.75 गुणे 60 का अगर गुणा करते हैं तो आ जाएगा आपका ये 0 0 और 6 25 30 45 400, 0 45 450, 45 4500, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो यानी आ गया 45 क्यू सी चार्ज, 45 गुलाम। यहाँ ऑप्शन आपका बी सही है, देखिए ये ऑप्शन बी सही हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। देखिए सिंपल सा, V बराबर W बाई क्यू, W बराबर V इंटू क्यू, V दिया हुआ है 11 वोल्ट, Q दिया हुआ है 3, 11 33, कार्य पूछ रहा है तो जूल हो गया 33 जूल। देखिए एलपी में पूछा गया प्रश्न है, आपका आंसर हो गया डी। 15 नंबर सवाल देखते हैं। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 10, देखिए यहाँ पे आर का मान भी दिया हुआ, आर 10 ओम, ठीक, 0.5 एम्पियर, आई का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और इस प्रतिरोध से 1 मिनट में, यानी समय दिया हुआ है टी, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, ठीक, 60 सेकंड प्रतिरोध में 1 मिनट प्रवाहित होने आवेश की मात्रा क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता है कि क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, ठीक है, यहाँ आर का कोई वैल्यू मतलब नहीं है, बस बताने के लिए कि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्यू बराबर आई 0.5 गुणे 60, 6 पच्चे 30 और 1 0 300, एक अंक के बाद दशमलव, तो ये आपका हो गया 30 कूलाम चार्ज। देखिए यहाँ 30 कूलाम चार्ज दिया हुआ ऑप्शन ए में, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 16। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा, चार्ज कितना होगा। देखिए सिंपल, टाइम दिया हुआ है
8 मिनट, 8 मिनट यानी 8 × 60 सेकेंड, ठीक। और आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश चार्ज पूछ रहा है, क्यू, क्यू पूछ रहा है। तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी, ठीक। तो अब क्यू बराबर आई इंटू टी, तो आई का मान दिया हुआ है 0.5, और क्यू का मान हम लोग टी का मान यहाँ से निकाले हैं 8 × 60। इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो 0.5, 0.5 से ये 0 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 × 6, 40 × 6, 6 चौका 24, 240, 240 गुलाम। देखिए आंसर ए, ऑप्शन ए सही है, आंसर ए आपका सही हो गया। चालीस गुलाम, आवेश का मात्रक गुलाम। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य W, यहाँ भी वर्क पूछ रहा है W। देखिए एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। मान लीजिए कि कोई एक सर्किट है, इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना 2 कूलाम आवेश चार्ज, और यदि दो बिंदुओं के मध्य, इनके मध्य अगर 5 वोल्ट का विभवांतर भी है, 5 वोल्ट विभवांतर भी है, तो किया गया कार्य, तो वर्क W पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये Q है, ये वोल्टेज दिया हुआ है बराबर W/Q, या W बराबर V इंटू Q। 5 वोल्ट, Q का मान 2, हो गया आपका 10 जूल, कार्य का मात्रक जूल। आंसर ए सही हो गया आपका। देखिए ये LP 2018 में पूछा गया प्रश्न है, आंसर ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। देखिए आवेश की मात्रा यानी Q की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? चार्ज की, चार्ज की बात कर रहा है, Q की बात कर रहा है। तो आवेश की मात्रा कितनी है? 300 गुलाम, 300 गुलाम। जबकि 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के लिए एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है। करंट कितना दिया हुआ? आई बराबर, आई दिया हुआ है 10.5 एम्पियर, ठीक, प्रवाहित होता है। तो समय ज्ञात करें। देखिए यहाँ टी, टाइम पूछ रहा है, टाइम। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे Q बराबर आई इंटू टी। तो आई इंटू टी, आई का मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है, तो T नहीं निकल जाएगा, तो T इक्वल टू होता है Q/I। तो Q का मान 300 और बटे 0.5, इसको काट देंगे तो एक दशमलव नीचे काटेंगे, एक ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, तो 3000/5, 6×5 = 30, यानी 600 सेकेंड। 600 सेकेंड यहाँ ऑप्शन ए में है, आंसर ये सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? देखिए अलग अलग पदार्थों के बीच, जैसे गैस है, ठोस है, द्रव है, या प्लाज्मा है। प्लाज्मा भी पदार्थ की एक अवस्था होती है, प्लाज्मा है। इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके अणु है, इनके अलग अलग अणुओं के बीच एक बल लगता है, आकर्षण बल। तो उसमें पूछ रहा है कि किसमें सबसे अधिक लगता है। तो देखिए ठोस में जो आकर्षण बल होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, क्योंकि जो ठोस के अणु होते हैं, जो मान लीजिए कोई ठोस है, इसके जो ठोस के अणु है ये बहुत करीब करीब होंगे, सारे पार्टिकल इसके बहुत नजदीक नजदीक, तो इनके आपस में भी जो बल लगता है ये बहुत ही मजबूत बल होता है, बहुत ही अधिक होता है, ठीक। और उसी प्रकार अगर द्रव में बात करें तो ठोस की अपेक्षा थोड़े इनके दूर दूर होते हैं, ठीक। और गैस में बात करें तो द्रव की अपेक्षा और भी दूर दूर होते हैं, इसमें बहुत दूर दूर, ठीक। तो अगर आपसे सीक्वेंस पूछ ले, आपसे सीक्वेंस पूछ ले कि सबसे अधिक आकर्षण बल किन में होता है, तो ठोसों में सबसे ज्यादा, उसके बाद
उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो ये क्रम याद रखिए, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है कि सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ठोस, यानी डी। देखिए प्लाज्मा दिया हुआ है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। लेकिन अगर ऐसे हम बात करें तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है? 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, या ये 5वीं अवस्था होती है। ठीक, चलिए आगे आएगा सवाल तो हम फिर बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यानी कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पदार्थों के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि पदार्थों के बीच एक आकर्षण बल लगता है, तो यहाँ कह रहा है कि नहीं होता, तो यही गलत बात है। यही हमको पहले ही ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वैसे पदार्थ के कण द्रव और वायु के सतत स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, सही बात, पदार्थ कणों से मिलकर ही बने होते हैं। पदार्थों के कणों के बीच अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता है। ठोस के कण अलग अलग होते हैं, ठोस के कण करीब करीब होते हैं, द्रव के कण थोड़े दूर, गैस के कण और भी दूर दूर। तो पदार्थों के कणों के अलग अलग पदार्थों के कणों के बीच अलग अलग अंतर होता है। देखिए ये तीनों बात सही है, ये और ये और ये, और इसमें ऑप्शन ए ही गलत है। तो सवाल में पूछ रहा था कि कौन सा गलत है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया सवाल है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई? तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले पदार्थ क्या होता है? तो देखिए प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है या उसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। मैटर द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। ठीक, देखिए वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक कुल 5 अवस्थाएं तय की गई हैं, जिनमें एक ठोस होता है, या मैं लिख देता हूं ठोस, फिर होता है द्रव, फिर होता है गैस, फिर एक और है प्लाज्मा, और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट, ये कुल 5 अवस्थाएं हैं। 1 2 3 चौथी अवस्था और ये 5वीं अवस्था। अभी तक 5 अवस्थाओं का ही पता चला है, तो यहाँ आंसर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए देख लेते हैं। यहाँ पदार्थ द्रव्यमान की विषय वस्तु है। प्रत्येक प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। वैज्ञानिकों द्वारा कुल 5 अवस्थाएं तय की गई हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5वीं अवस्था है। कभी और हम इसके बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत कथन, पदार्थों से संबंधित सारे कथन है और इसमें से गलत कथन चुनना है। देखिए कह रहा है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, नहीं नहीं, यही बात गलत लग रही है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, सही बात है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरों को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल आकर्षित करते हैं। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही बात है। ठोस में थोड़ा कम होता है, द्रव में थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसों में बहुत दूर दूर रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पे ये तीनों बातें सही हैं, ये बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। परंतु ये सवाल में पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये बात गलत है। इसीलिए यहाँ पे आंसर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पदार्थ के कणों से संबंधित कुछ विशेषताएं। देखिए सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, सही बात है, अभी हमने बताया सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, सही बात है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, एकदम गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है तथा तापमान बढ़ने पर कणों की गति में तेजी आती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ 6 पॉइंट हमने पढ़ा पदार्थ के बारे में, इन्हीं को ऑप्शन में रख के आपसे प्रश्न बना के पूछ रहा है, तो आप ये पॉइंट याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न कहता है, 23वां प्रश्न कि मिश्रण प्रकृति में होते हैं
तो मिश्रण प्रकृति में कैसे होते हैं, समांगी होते हैं कि विसमांगी होते हैं कि शुद्ध पदार्थ होते हैं कि समांगी और विसमांगी दोनों टाइप के होते हैं। देखिए सबसे पहले तो समांगी और विसमांगी को समझेंगे। तो देखिए समांगी मिश्रण, समांगी मतलब समा जाना, समांगी मतलब समा जाना, किसमें समा जाना। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए जल का मिश्रण, तो जल के मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, तो जल में नमक घुल जाता है, जल में अगर नमक को घोले तो एकदम घुल जाता है, तो क्या नमक दिखता है, समा जाता है उसमें, जल में समा जाता है। इसी प्रकार के एग्जाम्पल देखिए चीनी और जल का मिश्रण, देखिए चीनी को जल में घोला जाता है तो जल में चीनी घुल जाता है, यानी उसमें दिखता नहीं है, वो अदृश्य हो जाता है। तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, समा जाना मतलब एक दूसरे में समा जाना। तो समांगी मिश्रण जल, समांगी मिश्रण का एग्जांपल हुआ जल और नमक का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिसमें किसी एक का अस्तित्व ना हो, जैसे जल और नमक में देखिए जल का अस्तित्व पता नहीं चलता, नमक में नमक घुल जाता है जल में, उसी तरह जल और चीनी में चीनी घुल जाता है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण में मतलब कि देखिए रेत और मिट्टी का मिश्रण, तो रेत और मिट्टी को अगर हम मिलाएंगे तो फिर भी हमको रेत अलग दिखेगी, मिट्टी अलग दिखेगी, उसमें मतलब दिखते रहेंगे उनके पार्टिकल्स, उनसे उनके कण दिखते रहेंगे। तेल और जल का मिश्रण, देखिए तेल में पानी मिलाएंगे तो पानी ऊपर की तरफ तैरता रहता है, तो ऐसे मिश्रण को विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण की प्रकृति कैसी हो सकती है, तो मिश्रण की प्रकृति देखिए समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण दोनों प्रकार की हो सकती है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो यहाँ से मिश्रण की प्रकृति समांगी और विसमांगी दोनों हो सकती है। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर आंसर हो गया आपका, सही उत्तर हो गया सी। ठीक, अगला देखिए, देखिए ये प्रश्न आरआरबी जेईई 2019 वाले शिफ्ट, चौथे शिफ्ट में पूछा गया था। इसी प्रकार के मिश्रण से संबंधित कुछ और एक देख लेते हैं प्रश्न। देखिए निम्न में कौन सा विसमांगी मिश्रण है। अभी हमने समांगी और विसमांगी का मिश्रण का एग्जाम्पल बताया और परिभाषा भी बताई। समांगी का मतलब हुआ समा जाना, मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें एक का अस्तित्व खत्म हो जाता है, एक रहता है। तो यहाँ देखिए पानी में चीनी का घोल, तो पानी में चीनी का घोल, पानी में चीनी घुल जाता है, नहीं दिखता है, तो ये समांगी मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, और पीतल, पीतल भी समांगी मिश्रण का एग्जांपल है। वायु, देखिए वायु में हवाओं को एक मिला देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन हवा कहाँ की है, तो ये भी समांगी मिश्रण का हो गया, समांगी मिश्रण का एग्जांपल हो गया। लेकिन देखिए दूध जो होता है ये विसमांगी मिश्रण का एग्जांपल है। दूध क्या है, विसमांगी, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा दूध। समांगी और विसमांगी के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, रेत और चीनी का मिश्रण। देखिए रेत और चीनी का मिश्रण, रेत और चीनी का मिश्रण क्या कभी भी रेत और चीनी के मिश्रण में रेत भी दिखेगा और चीनी भी दिखेगी, दोनों एक दूसरे में समा नहीं जाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये विसमांगी मिश्रण का एग्जांपल हो गया। क्या हो गया, विसमांगी मिश्रण का, विसमांगी। देखिए ऑप्शन देखते हैं, विजातीय मिश्रण, देखिए अब सजातीय मिश्रण को ही हम कहते हैं समांगी मिश्रण, सजातीय मिश्रण को ही क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, सजातीय मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, और विजातीय मिश्रण को विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा विसमांगी मिश्रण, तो विसमांगी मिश्रण है ये रेत और चीनी का मिश्रण, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए हमने कहा कि समांगी मिश्रण कहिए, समांगी या इसी को कहिए सजातीय, सजातीय। ठीक, विसमांगी विजातीय, विसमांगी विजातीय। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया आपका। चलिए आज के सेट में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।